नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रोज कुछ बढ़िया आर्टिकल्स, जो अमेजिंग आर्टिकल्स हमें लगता है कि आपको पता होने चाहिए जिनके बारे में, और ये बिजनेस आर्टिकल्स होंगे, बिजनेस न्यूज़पेपर्स के। सो इफ यू वांट टू लर्न कि किस तरीके से न्यूज़पेपर्स को पढ़ना है, स्पेशली बिजनेस न्यूज़पेपर्स को, क्योंकि उनमें आप देखेंगे थोड़े काम के न्यूज़ ज़्यादा होते हैं। यू मस्ट अग्री विद दिस एंड थोड़ा समझना मुश्किल होता है, स्पेशली इफ यू आर अ न्यू पर्सन, कैसे पढ़ना है। ऑल्सो सो मच मिस इन्फॉर्मेशन, आजकल ऐसा हो गया है कि ओवरफ्लो है इन्फॉर्मेशन का, तो मिस इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। सो ट्राई टू ब्रिंग क्रिस्प और कंसाइज एक एनालिसिस। छोटे एनालिसिस होगा, ज़्यादा टाइम आपको यहाँ लगेगा नहीं, 10 से 15 मिनट की वीडियोस होंगी एंड आप ये रोज़ देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। सो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करने का। सबसे पहला बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है, Amazon इज द फर्स्ट ई-टेलर टू यूज वाटरवेज फॉर डिलीवरी। सो इंडिया में कई सालों से बात चल रही थी, आज से नहीं, 2014 से मैं कहूँगा या 15 से बात चल रही थी कि किस तरीके से हम हमारे वाटरवेज को यूज कर सकते हैं डिलीवरी के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए। बट दे हैव स्टार्टेड दिस एंड दे आर द फर्स्ट मूवर्स। तो Amazon इंडिया और स्टेट रन इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट रन मीन्स गवर्नमेंट की, इन्होंने साइन किया एक अग्रीमेंट जिसमें जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, कंपनी है Amazon, ये इनलैंड वाटरवेज यूज करेगी ट्रांसपोर्टिंग कस्टमर पैकेजेस को ट्रांसपोर्ट करने के। इट्स वेरी सिंपल। और कंपनी जो है ये बनेगी फर्स्ट ई कॉमर्स कंपनी प्लेयर इन इंडिया जो इनलैंड वाटरवेज यूज करेगी ट्रांसपोर्ट के लिए। एंड नाउ दे वांट कि ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वाटरवेज का, उसमें बढ़िया सुधार है। एंड दिस इज अ रियली बिग अपॉर्चुनिटी। आप देख रहे हैं कि रोड्स हमारे कंजेस्टेड है, दिल्ली एनसीआर वगैरह में आप देखो ट्रक्स नहीं आ जा सकते हैं पूरे दिन। एंड अभी रिस्ट्रिक्शन पॉल्यूशन की वजह से और ज़्यादा लग गई थी डीजल व्हीकल्स पे, तो ट्रक्स को ऑलरेडी बहुत इशू हो रही थी। वैसे ही अगर आप देखो कि एयर फेयर है, ऑफकोर्स ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो वाटरवेज एक ऐसा कह सकते हैं डोमेन है जो कि जहाँ हमने कुछ एक्सप्लॉइट किया ही नहीं है अभी कुछ भी, जितनी अपॉर्चुनिटी है। बट ऑफकोर्स इससे एक और फायदा ये होगा कि अब जब यहाँ से पैसा आने लगेगा तो वहां पे इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी। तो किसी भी जगह को आपको इन्वेस्ट करनी है तो एक बड़ा अच्छा तरीका है कि वहां पे ना रेवेन्यू कमाने का कोई मॉडल मिल जाए। जब रेवेन्यू आएगा उस जगह पे तो ऑफकोर्स वहां डेवलपमेंट भी होगी। तो इसने कहा है कि IWAI के साथ वर्क करेगा और एक नेटवर्क बनाएंगे ये इनलैंड वाटरवेज का कार्गो शिपमेंट के लिए। ठीक है, जो भी IWAI और उसके कैरियर्स यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे अभी पटना कोलकाता वाटरवेज है, यहाँ पे पायलट रन स्टार्ट हो रहा है। तो पटना और कोलकाता जितने लोग Amazon से ऑर्डर करने वाले हैं, शायद उन्हें वाटरवेज से मिला आया हुआ प्रोडक्ट वहाँ पे मिले। तो यहाँ पे जो हमारे मिनिस्टर फॉर पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज है, उनका कहना है कि जो हमारा फोकस है वो कार्गो मूवमेंट पे है अभी बहुत ज़्यादा, रिवर सिस्टम्स के थ्रू। तो एक सस्टेनेबल और इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ऑफकोर्स, और यहाँ पे हम सस्टेनेबल लॉजिस्टिक सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए सोच रहे हैं। तो देखिए, इसके सस्टेनेबिलिटी को तो लेके पता नहीं, बट हमें शायद ये अज्यूम करना चाहिए, अगर कोई एक्सपर्ट हो इस बारे में, किसी को नॉलेज है तो ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। बट आई थिंक वाटरवेज जो होते हैं ये कंपैरेटिवली लेस पोल्यूशन में भी क्रिएट करें, इज इट? बट ऑफकोर्स इनमें भी जो बोट्स वगैरह होते हैं, हमने देखा है डीजल से चलाते हैं लोग इसे, और पोल्यूशन के बारे में हम कह नहीं सकते। बट इज इट सस्टेनेबल, ये क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज दे आर सेइंग कि ये सस्टेनेबल है, तो मे बी रिलेटिवली सस्टेनेबल हो, मे बी डीजल ट्रक से ज़्यादा सस्टेनेबल हो, राइट? सो वी हैव टू फाइंड दिस आंसर आउट एंड मे बी विल डू अ वीडियो ऑन दिस कि क्या इनलैंड वाटरवेज रियली सस्टेनेबल है और कौन कौन सी कंपनीज है जिनको इससे फायदा हो सकता है। तो इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट जो है ये इंश्योर करेगा क्विकर और सस्टेनेबल और मोर रिलायबल डिलीवरी ऑफ कस्टमर पैकेजेस, और सेलर्स की रीच बढ़ेगी। ऑफकोर्स Amazon को यहाँ पे फायदा दिख रहा है, तो ये हार्नेस करना चाहते हैं पोटेंशियल हमारे कंट्री के रिवर का, कैनाल्स का और दूसरे बॉडीज का, जिससे एनहांस होगी लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी। तो ये कोलैबोरेशन होगा, ये पार्टनरशिप ही होगा गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटी के बीच में। तो यहाँ पे जिस तरीके से आप देखेंगे, क्योंकि अब चाहे आप पटना कोलकाता की बात ना करें, कहीं भी जहाँ वाटरवेज हैं आसपास, हर एक गांव में भी अब लोग Amazon और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रहे हैं और वहां पर पैकेजेस जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा, आप कह सकते हैं कि इससे एक फायदा तो है कम से कम कि जो स्ट्रेस है बाकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे वो तो रिड्यूस होगा, राइट? बट सस्टेनेबिलिटी को लेके इश्यूज हैं कि क्या जो हमारे वाटर बॉडीज हैं वो मे बी उन पे ज़्यादा स्ट्रेस है, या जो हमारी वाटर जो जितने भी हमारे एनिमल्स हैं उनको इससे क्या इकोसिस्टम जो है हमारे पानी का, वो कैसे इससे अफेक्टेड हो सकता है, ये हमें पता करना होगा। यहाँ पे आते हैं अगले आर्टिकल पे, Binance lapses boosted Hamas other terrorist groups hackers। तो
बहुत ही कह सकते हैं इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ये। बाइनांस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है ये, दुनिया का सबसे बड़ा, एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं डेली, ठीक है। और इनके जो फाउंडर है, हेड है, इन्हें हम क्या, जो सीईओ भी है अभी, जिन्हें हम बेसिकली जाओ बुलाते हैं, ठीक है, अगर ट्विटर पे आप इनका अकाउंट देखेंगे, एंड इन्होंने रिजाइन किया है और गिल्टी भी प्लीड किया है। और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपमेंट्स है। अगर इस टाइम पे आप देखेंगे तो इनका ये पता लगा है अभी यूएस में कि बाइनांस होल्डिंग्स, जो ये क्रिप्टो एक्सचेंज था, इतनी लूज कंट्रोल्स थे वहां पे, मतलब इंटरनल कंट्रोल्स मैं बोलूंगा कि रेस्ट्रिक्शंस वगैरह थे ही नहीं। और इसकी वजह से क्या हुआ कि ऐसे ट्रांजैक्शंस हुए जिसमें टेररिस्ट, हैकर्स और सैंक्शन वॉलेटर्स जो है उन्होंने इसे यूज किया सालों तक, बिलियंस ऑफ डॉलर्स मूव करने के लिए, यूएस प्रोसिक्यूटर्स का ये कहना है। तो बाइनांस के जो और जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उन्होंने गिल्टी प्लीड किया है यहाँ पे। उन्होंने कहा कि यस, उन्होंने एडमिट किया कि ये फेल इन्होंने किया यहाँ पे, बेसिक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टेप्स जो है वो नहीं ले पाए यहाँ पे, ठीक है। और बाइनांस ने कहा है वो पे करेंगे $4.3 बिलियन और क्विट करेंगे एज अ सीईओ, और पे भी करेंगे $50 मिलियन का फाइन। जो स्टनिंग टर्न जो होता है ऑफ द इवेंट्स मींस जाओ, जो सबसे पावरफुल क्रिप्टो फिगर है इस वक्त दुनिया में एक तरीके से, वो प्रेजेंट टाइम भी फेस कर सकते हैं और वो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं रन कर पाएंगे। और यहाँ पे काफ़ी मल्टी ईयर इन्वेस्टिगेशन था ये बाय फेडरल प्रोसिक्यूटर्स और फ्रॉड कन्विक्शन। यहाँ पे देखिए कि अभी आया है सैम बैकमैन-फ्रिड का भी आया था कुछ दिन पहले, FTX के बारे में जो कोलैप्स हुआ था, आपने सुना होगा, कितने लोगों के इसमें पैसे डूबे थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। इन्होंने खुद माना था FTX वालों ने शायद कि $10 बिलियन के करीब इन्होंने फंड्स मैनेज, जो कस्टमर के फंड्स थे वो बेसिकली निकाल लिए। तो आप ऐसा समझिए कि आप जीरोधा में या किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास अपना अगर पैसा रखते हैं और वो उससे लेके अपनी ट्रेडिंग करने लग जाए तो ये इलीगल होता है और यहाँ पे बहुत कंट्रोल्स होते हैं। इंडिया में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है या कहीं भी जो रेगुलेटेड एक्सचेंजेस हैं, लेकिन जहाँ क्रिप्टो एक्सचेंज, जहाँ कोई रेगुलेटर ही नहीं है, ये चीज़ ये करने से आपको कोई रोकने वाला ही नहीं है, जैसे FTX में हुआ, तो ऐसी चीज़ें होती ही होती हैं। तो बाइनांस ने ऐसा नहीं कहा किया है, उसने उसका ये कहना है, लेकिन FTX पर ऐसे एलिगेशंस थे, ठीक है। तो यहाँ पे इनका ये भी कहना है कि जो एम्प्लॉयज़ है बाइनांस के, यहाँ पे बहुत मिसकंडक्ट किया है वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने भी, और उनको कॉन्सिक्वेंसेज भी पता थे, जहाँ पे वो मिलियंस ऑफ इलीगल ट्रांजैक्शंस जो हैं ये होने दे रहे थे खुद। और बाइनांस को पता था, लेकिन जो लीगल ऑब्लिगेशंस है इसको इन्होंने इग्नोर किया प्रॉफिट के परस्यूट में। तो इसकी वजह से जो पैसे हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को गए हैं, साइबर क्रिमिनल्स को गए हैं, और चाइल्ड अब्यूजर्स को भी गए हैं इसके प्लेटफॉर्म से। तो इस फेलियर्स की वजह से अब ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि उन्हें एज अ सीईओ रिजाइन करना पड़ा और बाइनांस पे करेगी $4.4 बिलियन का फाइन। तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारे एलिगेशंस हैं जैसे मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। थोड़ा सा ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, बाइनांस ने अलाउ किया बिटकॉइन ट्रांजैक्शन विद अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि अलकायदा, ISIS, और यहाँ पे हमास का भी नाम है। तो यहाँ पे 1.1 मिलियन ट्रांजैक्शन है, उनकी वैल्यू करीब करीब $1 बिलियन ही मान लीजिए, $899 मिलियन है, जो कि कंडक्ट हुए थे जो लोग ईरान में रह रहे थे। अब ईरान जो है इस पे यूएस के सैंक्शंस हैं, तो आप इनके साथ ट्रांजैक्शंस कर ही नहीं सकते एज ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके साथ भी इतने सारे ट्रांजैक्शंस हुए। उसके बाद और जो बैन कंट्रीज हैं जैसे क्यूबा, सीरिया और यूक्रेन रीजन हैं, क्राइमिया के, तो यहाँ पे भी इस तरीके के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेट्स सी कौन आगे हेड करता है दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज को। एंड अगर आप देखें क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन की, तो कुछ अच्छी न्यूज़ बहुत आ नहीं रही है पिछले कुछ सालों से, तो हमें देखना होगा किस तरीके से आगे और डेवलपमेंट्स आती हैं। 5 बिलियन एंड राइजिंग आईफोन्स, 62% ऑफ इंडिया स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स। तो ये मैं अपडेट्स देता रहता हूँ इसके ऊपर कि किस तरीके से आईफोन्स और सैमसंग के जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छे रेट से इंडिया में बढ़ रहा है। और साथ ही अब एक्सपोर्ट्स देखिए, तो एप्पल ने एक्सपोर्ट किया है आईफोन्स ओवर $5 बिलियन इन वैल्यू इन द फर्स्ट 7 मंथ्स ऑफ फिस्कल ईयर 2014। तो अप्रैल से अक्टूबर की बात हो रही है 2024, एंड यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखिए कितना रहा है, 177%। सो इससे ये तो प्रूव होता है कि अब इंडिया इज गोइंग टू क्रिएट अ बेंचमार्क, और हो सकता है इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट तो बनने ही वाला था स्मार्टफोन इंडस्ट्री का, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ स्मार्टफोन यूजर्स होने वाले थे, चाइना को पीछे छोड़ने वाले हैं।
लेकिन अब प्रोड्यूसर भी बनेगा। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए गवर्नमेंट चाहती है दो चीजें, एक तो स्मार्टफोन्स और जो दूसरे बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, लैपटॉप से लेके जहां भी हम मेमोरी हार्डवेयर बना रहे हैं कुछ भी, वो सारा इंडिया में बने, ठीक है, क्योंकि ये जो है उनके हिसाब से नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जहां इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, जहां पे 140 करोड़ इंडियंस का डेटा, पर्सनल डेटा स्टोर रहेगा, वो पर्सनली यूज करेंगे, बात करेंगे, सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन देंगे, वो कहीं बाहर ना बने ये सब चीजें, चाइना में या कहीं और। सो दिस वाज रियली इंपॉर्टेंट एंड गवर्नमेंट इंसिस्ट करती रही इस बात पे, और अब इसका जो फ्रूट है हमें मिल रहा है, ठीक है। और इंडिया में भी जो कंपनीज हैं बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में थी, उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है, और आगे हमें देखना होगा कि किस तरीके से ग्रोथ होती है यहाँ पे। तो एक चार्ट देखने को कहूंगा, बस यहाँ पे जरूर देखिएगा, ये देखिए, ये एक चार्ट है, यहाँ पे टोटल स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स थे ब्लू कलर में और आईफोन एक्सपोर्ट्स रेड कलर में, ठीक है। और आईफोन का कंट्रीब्यूशन है 2019-20 में टोटल स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स कितने थे हमारे, 3.8, आईफोन 0, ठीक है। और ये बिलियंस की बात है, तो 3.8 बिलियन थे, मतलब मान लीजिए करीब आज के अगर मैं डॉलर्स में टर्म्स में बात करूं तो ये कितने होंगे, करीब 24-25 हज़ार करोड़ के करीब, राइट। उसके बाद 20-21 में आईफोन नेग्लिजिबल 3.1, और कम हो गए थे, कोविड का टाइम था। 21-22 में बढ़े 5.8 बिलियन डॉलर्स के दूसरे स्मार्टफोन एक्सपोर्ट हुए, 1.3 के आईफोन, ऑलमोस्ट 5 गुना हो गया 22-23 में, 5 बिलियन डॉलर्स के आईफोन एक्सपोर्ट्स और 11.1 बिलियन डॉलर के दूसरे जो स्मार्टफोन्स हैं। और 2023-24 ये देखिए 5 बिलियन ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी ये साल खत्म नहीं हुआ, और 8 बिलियन पे है हमारे दूसरे स्मार्टफोन्स, टोटल स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स, मतलब आईफोन मिलाकर भी। तो बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो परफॉर्मेंस रहा है उन कंपनीज का जो मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करती है, जो कंपोनेंट्स बनाती है स्मार्टफोन्स के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, स्टॉक मार्केट में, वो खुद बताता है कि किस तरीके से वहाँ पे ग्रोथ हुई है। आते हैं अगली खबर पे, यह है पाकिस्तान अप्लाइज फॉर ब्रिक्स मेंबरशिप। काफी सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी कर रहा था, हमें सोचा इसे डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान ने अप्लाई किया मेंबरशिप इन ब्रिक्स ग्रुपिंग, एंड इन्होंने रशिया का सपोर्ट भी मांगा है। जो कंट्री के एनवॉय है मॉस्को, जो टू द मॉस्को, मोहम्मद खालिद जमाली जी ने कहा है, और पाकिस्तान इज काउंटिंग ऑन रशियाज असिस्टेंस, दे वांट कि रशिया ने हेल्प करे, ठीक है, मेंबरशिप प्रोसेस में। और रशिया के जो ऑफिशियल है तास न्यूज एजेंसी, उन्होंने ये रिपोर्ट किया खुद वेंसडे को कि पाकिस्तान ने हमें कॉन्टैक्ट किया है, और उन्होंने कहा कि वो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं मेंबरशिप के लिए ब्रिक्स ब्राजील में, रशिया, जिसे हम बेसिकली ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और क्योंकि ब्रिक्स की लास्ट मीटिंग में आपको याद होगा, अगर आप हमारी वीडियोस देखते होंगे, तो ब्रिक्स ने डिसाइड किया कि लेट्स एक्सपैंड, और कंट्रीज को भी लेकर आते हैं। तो अगले साल हम एक्सपैंड करने वाले हैं, जहां पे हम 6 नए मेंबर्स को लेकर आएंगे। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स जो ग्रुप होगा ये इमर्जिंग इकोनॉमीज का होगा बिगेस्ट एक्सपेंशन के लिए। तो इमर्जिंग इकोनॉमीज कौन सी होती है, बेसिकली डेवलपिंग इकोनॉमीज, एक हो गया डेवलप्ड और एक इमर्जिंग। तो हम इमर्जिंग इकोनॉमी में आते हैं, और वैसे ही चाइना भी आता है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे आती हैं। आते हैं एक एडिटोरियल पे, पूरा एडिटोरियल हम नहीं डिस्कस करेंगे, बट एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो डेटा के साथ थोड़ा बैक किया गया है। तो नारायण मूर्ति जी ने भी कहा था कि 70 आवर वर्क वीक के लिए कि लोग जो यंगस्टर्स हैं उन्हें 70 घंटे काम करना चाहिए, एंड काफी लोग इसके अगेंस्ट थे एंड काफी लोग इसके प्रो थे, राइट। आप में से भी अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन रहा होगा, बट सी यहाँ पे हम एक अलग पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। ऑफ कोर्स अगर कोई 70 घंटे हर एक आदमी काम कर रहा है, उससे हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं, इंडस्ट्री लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल पे, राइट। और ऑलरेडी इंडियंस जो हैं वो ऑन एन एवरेज दुनिया में सबसे ज्यादा काम करने वाले लोगों में से एक है, ठीक है। हमारा जो एवरेज वर्क वीक है वही काफी लंबा है अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ डेटा है जो इंटरेस्टिंग है। तो ये बात हम ऑफ कोर्स एक्सेप्ट नहीं करें कि 70 आवर का ही हर इंसान का वर्क वीक होना चाहिए, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोदी जी ने कहा था कि जो इंडिया की वर्क प्रोडक्टिविटी है ये बहुत ही कम है, पूरी दुनिया में लोएस्ट में से एक है प्रोडक्टिविटी। मतलब प्रोडक्टिविटी मैं बताता हूँ, आप भले ही हफ्ते में लेट्स से 70 घंटे काम करते हैं, 7 दिन डेली 10 घंटे, लेकिन आप काम जो करते हैं, आउटपुट कितना काम करते हैं वो बड़ा कम है। तो जितना आप 10 घंटे में काम करते हैं, जापान में 3 घंटे में लोग उतना काम करते रहे मान लीजिए, या 5 घंटे में। तो एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बट मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो जब तक कि हम अपनी वर्क प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग कंपीट नहीं कर पाएंगे इन कंट्रीज से जिन्होंने ट्रेमेंडस प्रोग्रेस किया है, राइट। तो अगर आप एज अ फैमिली भी सोचें, अगर आपके पड़ोसी हैं, नेबर और आप हैं, ऑफकोर्स जो ज्यादा काम करेगा वो ज्यादा ग्रो करेगा, राइट। ओवरऑल आपके अगर फैमिली में 4 लोग हैं, चारों काम करते हैं एंड काफी मेहनत करते हैं, तो इट्स बाउंड टू हैपन कि बगल में जो लोग हैं जहाँ पे सिर्फ एक अर्निंग मेंबर है, ठीक है, और वो भी लेट्स से
पार्ट टाइम काम कर रहा है तो वो नहीं ग्रो करेगा। तो वैसे ही कंट्री भी होती है सेम घर की तरह, राइट। तो यहाँ पे उनका रिक्वेस्ट था कि दिस इज माई कंट्री, यंगस्टर्स का ऐसा एटीट्यूड कि आई वांट टू वर्क 70 आवर्स अ वीक, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली जर्मन्स एंड जापानीज डिड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, विच इज ट्रू, ठीक है। तो इसके वजह से काफी आप कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था ये, राइट। तो यहाँ पे कुछ इस आप कह सकते हैं आर्टिकल में उन्होंने कुछ अच्छे अच्छे सजेशंस दिए हैं जो कि होने चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट्स होने चाहिए रादर देन सिंपल 70 आवर वर्क वीक। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अ वर्ड ऑन डेवलपमेंट, जीडीपी, द की मेजर ऑफ एनी आउटपुट इज इनहेरेंटली अबाउट प्रोडक्टिविटी। और हमारा पॉपुलेशन जैसे ये कह रहा है कि 50% बढ़ चुका है 1991 से, ठीक है, और जीडीपी हो गई है 10 गुना, $350 बिलियन से 3.5 ट्रिलियन नाउ। और जो बिगेस्ट ग्रोथ ड्राइवर क्या रहा है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू बेटर जॉब्स। तो यहां पर बात हो रही है, सबसे पहला जो टाइटल है कि ऑफ कोर्स हम डिस्कस करेंगे कैसे हम 10 गुना ग्रो हो चुके हैं। 350 बिलियन की इकोनॉमी थी 91 में और अब आ चुके हैं 3.5 के करीब। तो क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है जहां पे चेंजेस आने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या है, गेटिंग पीपल वर्किंग। 25% इंडिया के पास जो है लोएस्ट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है इन G20, ठीक है। सऊदी अरेबिया से भी कम है हमारे यहाँ फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। IMF का एस्टिमेट है कि अगर फीमेल पार्टिसिपेशन जो है इंडिया में मैच हो जाए वर्ल्ड का एवरेज जो है 50% का, तो हम 33% रिचर हो जाएंगे एज अ कंट्री, ठीक है। और अगर हम इक्वलाइज करें फीमेल टू मेल पार्टिसिपेशन 76%, तो हम 60% रिच ऑलरेडी हो जाएंगे एज अ कंट्री। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ ज्यादा मेल मेंबर्स हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है, और फीमेल पार्टिसिपेशन कम है। अब इसके सोशल रीजंस भी हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, और दुनिया में खाली इंडिया ऐसा नहीं है, डेवलप कंट्रीज में भी कई जगहों पर फीमेल पार्टिसिपेशन हमेशा कंपैरेटिवली कम रहा है मेल से, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर हमें कुछ कहना चाहिए कि मेजर्स लेने चाहिए, ठीक है, कि लड़कियां जो एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन के मामले में अब लड़कियां कम है नहीं, कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे लड़कियों की लिटरेसी रेट ज्यादा है लड़कों से, राइट। तो ये एक ऐसा पॉइंट है कि अब वर्क फोर्स में उन्हें कैसे लाया जाए, कैसे मोटिवेट किया जाए फैमिलीज को और सोसाइटी को कि हाँ लड़कियां भी पार्टिसिपेट करें, और ये इंक्रीज तो हो ही रहा है यहाँ पे। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं और एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास कुछ आइडिया है, ठीक है, जैसे कि जो एम्प्लॉयमेंट पैटर्न है उसे थोड़ा वुमेन के लिए फ्रेंडली बनाओ, जैसे वर्क नियर द होम, ठीक है, एस्टैब्लिशिंग क्रेंचेस एट की वर्क प्लेसेस, फ्लेक्सिबिलिटी दे दो थोड़ा सा, जब बच्चे हैं जब उनके बेबीज हो रहे हैं वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दे दो, वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शन दे दो। इस तरीके से अगर आप करते हो तो ऑफकोर्स उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा। उसके बाद गेटिंग पीपल टू वर्क सूनर, तो पहला पॉइंट क्या था कि फीमेल पार्टिसिपेशन ही नहीं है हमारे यहाँ, तो लेबर फोर्स में वो जो है बेसिकली उनका जो आउटपुट है इकोनॉमी में वो है ही नहीं, है ना। अब यहाँ पे एक पॉइंट आया कि जो यंग एजुकेटेड इंडियंस हैं पर्टिकुलरली मेन, ये सालों वेट करते हैं जॉब के लिए, ठीक है, वो कहते हैं मुझे जब ये अच्छी जॉब मिलेगी मैं तब लूंगा, और शो करते हैं कि अ क्वार्टर ऑफ ऑल इंडियन मेल्स बिटवीन 20 and 30 विद एटलीस्ट 10 years ऑफ एजुकेशन आर नॉट वर्किंग। आप सोचिए 20 से 30 साल की एज में 25% जो लोग हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और 10 साल ये पढ़ाई कर चुके हैं, मतलब ये लगातार पढ़ रहे हैं, लेट्स से 12th के बाद से या उससे पहले से। तो अंडर 2% ऑफ दोज अंडर 30 विद लेस देन 8 years ऑफ एजुकेशन आर अनएम्प्लॉयड, एंड 2% ऑफ दोज विद सेम एजुकेटेड मेल्स वर अनएम्प्लॉयड व्हेन दे वर ओवर 30। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ जॉब्स, इनका कहना है, जस्ट नॉट जॉब्स दीज यंग मैन वांट, ऑफ कोर्स। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि ओवर एक्सपेक्टेशंस है लोगों की, भी हो सकता है जो जॉब्स हैं वो इतने अट्रैक्टिव हैं ही नहीं, लोगों को वर्थ इट नहीं लग रहा है तो वो जॉब ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, या तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस और जो रियलिटी है जॉब्स की वहां पे गैप बहुत बड़ा है। तो या तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस ही गलत है, या तो जो जॉब्स हैं वो सीरियसली बहुत ही ज्यादा अनअट्रैक्टिव हैं अभी, ठीक है। एक रीजन ये है कि 20 से 30 साल की उम्र में 25% लोग काम नहीं कर रहे हैं, वो है गवर्नमेंट जॉब्स। कई लोग आपके आसपास होंगे 20-30s में, ये गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो वेट करते हैं ऑफकोर्स क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए आपकी एज आपको अलाउ करती है आप 30 साल तक प्रिपेयर करें, कई में और ज़्यादा, तो वो उसे पूरी तरीके से यूटिलाइज करते हैं, ठीक है,
और उसके बाद अगर वहां ना हो तो उनके पास जो दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना। तो ये भी एक प्रैक्टिकल रीजन है जो ज्यादा होता है, और ये आप देखेंगे ज्यादा होगा यूपी, बिहार और ऐसी जगहों पर जहां पर यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स का क्रेज ज्यादा है, क्योंकि वहां पे प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी वैसे ही बहुत कम है, तो ऑप्शन ही गवर्नमेंट जॉब का है। तो ये एक मासिव वेस्टेज है ह्यूमन रिसोर्स का, ठीक है। और ये इट इज मेड वर्स बाय अल्योर ऑफ फ्यू गवर्नमेंट जॉब्स। जैसे कि रिसेंटली बिहार में फेमस केस था 2018 में, जहां पे 90,000 पोजीशन जो रेलवे में थी उसमें 24 मिलियन एप्लीकेशन आए थे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, 2.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया 90,000 पोजीशंस के लिए। तो इससे पता लगता है जो ये एजुकेटेड लोग ही थे, ऑफ कोर्स, क्योंकि क्राइटेरिया ही है कि जहां पे आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए एटलीस्ट ग्रेजुएशन की और बाकी। तो यहाँ पे 30s तक लोग वेट करते रहते हैं। और एक लास्ट पॉइंट है, गेटिंग पीपल वर्किंग ऑन मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है यहाँ पे एक इमीडिएट जंप होता है चाहिए प्रोडक्टिविटी में, ठीक है। जो ओपेक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ OECD है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले अगर एंटायर वर्कफोर्स ऑफ 400 मिलियन, ठीक है, इनकी जो प्रोडक्टिविटी थी ऑफ आवर फैक्ट्री सेक्टर वुड बी 15 टाइम्स वेल्थियर विद एन एवरेज पर कैपिटा जीडीपी मैचिंग साउथ कोरिया। तो इनका ये कहना था क्लियरली, अगर मैं आपको बताऊं, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रोवाइड करता है प्रोडक्टिविटी में जंप अच्छे खासे लेवल पे आ जाती है अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग में जॉब करे, ठीक है। तो अगर हमारा एंटायर वर्कफोर्स जो है पूरा हमारा 400 मिलियन का है, अगर had the productivity of our factory sector, जो फैक्ट्री सेक्टर है हमारा, उसमें जो प्रोडक्टिविटी है उनकी वो हो जाती, तो हम अभी 15 गुना अमीर होते, ठीक है। तो एक बेंचमार्क जहां प्रोडक्टिविटी अच्छी है वो है फैक्ट्री सेक्टर, ठीक है। और हमारा एवरेज पर कैपिटा जीडीपी साउथ कोरिया जितना हो जाता। तो गवर्नमेंट का जो फोकस तो बहुत अच्छा है मैन्युफैक्चरिंग पे, और ये बहुत हेल्दी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से बेंचमार्क सेटअप करने पड़ेंगे कि जिस तरीके से फैक्ट्री सेक्टर्स में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोडक्टिविटी अच्छी है, वैसे ही दूसरी जगहों पर भी आए। जैसे कि लार्ज गारमेंट फैक्ट्री है इंडिया में, एम्प्लॉय करती है 3,000 से 5,000 लोग, अगेंस्ट 30,000 से 50,000 लोग बांग्लादेश में, लेकिन वो एम्प्लॉय करती है, उससे 10 गुना कम हमारे यहाँ। तो जो एम्प्लॉय इंटेंसिव सर्विसेज है जैसे टूरिज्म के, ये सबसे बड़े मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे 18 मिलियन फॉरेन विजिटर्स प्री पैंडेमिक में आते थे 2019 में, ठीक है। हम 25th रैंक करते थे वर्ल्ड टूरिज्म पे। तो कई सारे डोमेन्स हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है, तो टूरिज्म में अच्छा खासा हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, ठीक है। तो जैसे फ्रांस नंबर 1 पे आता है, 90+ मिलियन फॉरेन विजिटर्स आते हैं फ्रांस में, और फ्रांस की पॉपुलेशन कितनी है, 120th है हमारे से, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे अगर हम टूरिज्म को बूस्ट कर पाए, बाहर से लोगों को ला पाए इंडिया में, तो उससे हम वहां पे भी काफी सारे जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे, पार्टिसिपेशन लेके आ पाएंगे, और नेचुरली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी हमारे इकोनॉमी की। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे इस तरीके से देखना चाहिए। मुझे लगता है किसी भी चीज़ पे या किसी की बात पे थोड़ा बहुत ही सुन के या कहीं और से सुन के आपको ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए, जबकि थोड़ा क्रिटिकली थिंकिंग आपको अडाप्ट करना चाहिए। तो यू शुड थिंक क्रिटिकली अबाउट थिंग्स। जो वो बोल रहे हैं उनकी बात जो पसंद नहीं आए वो आप इग्नोर करिए, बट अगर कुछ 25-30% भी सही है, सो यू शुड फोकस ऑन दैट कि यहाँ पे क्या हो सकता है विद अ पॉजिटिव माइंडसेट, तभी हम आगे ग्रो कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।